नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का तापमान। कल हमने जो पढ़ा था वायुमंडल और पृथ्वी का ऊष्मा बजट, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का तापमान। वायुमंडल के तापमान से हमारा जो अभिप्राय है वो है वायुमंडलीय ताप से है। यूँ तो वायुमंडल के ताप का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वायुमंडल जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जो सूर्य से ताप प्राप्त करता है वह बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त करता है। अधिकांश जो ताप होता है वायुमंडल के पास वह पार्थिव ऊष्मा से ही प्राप्त होता है, यानी पृथ्वी विकिरण के द्वारा जो वापस अपनी ऊष्मा फेंकती है उससे वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल इस प्रकार सूर्य से परोक्ष रूप से तथा पृथ्वी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। वायुमंडल सूर्य तथा पृथ्वी से भिन्न भिन्न रूपों से ताप ग्रहण करता है तथा उसका विसर्जन करता है। वायुमंडल जिन भौतिक क्रियाओं द्वारा गर्म और शीतल होता है वो निम्न प्रकार की है। सबसे पहले है प्रत्यक्ष सूर्य ताप द्वारा गर्म होना। सूर्य से प्रसारित होने वाली ऊर्जा का विकिरण जो है वह लघु तरंगों के रूप में होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस प्रकार आने वाली ऊर्जा को वायुमंडल कम ही ग्रहण कर पाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह नहीं ले पाता है। वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष सौरिक ऊर्जा का केवल 15% अंश ही ग्रहण किया जाता है। उसका भी आधा भाग जो है वह धरातल के ऊपर 2 किलोमीटर ऊंचाई तक की वायु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, यानी 15% में से भी आधा भाग जो है वह 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। शेष आधा भाग जो है वह वायुमंडल के ऊपरी भाग में फैला रहता है। इस प्रकार उपयुक्त विधि से धरातल के समीप दिन का तापमान अंशतः ही बढ़ पाता है। इसलिए इसका स्पष्ट प्रमाण है कि हमेशा सर्दियों के दिनों में, जबकि पृथ्वी का धरातल जो है वह प्रतिबिंब बर्फ़ की चादर से ढका रहता है, तो हवा का तापमान जो है वह सूर्य की प्रखर किरणों के उपरांत भी बहुत कम रहता है, क्योंकि सभी तरफ बर्फ़ होती है। सूर्य से आने वाली शक्ति का अधिकतर भाग वायु में मिली जल वाष्प और धूल कणों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यानी वायुमंडल के प्रत्यक्ष रूप से कम गर्म होने का जो मुख्य कारण है वह है जल वाष्प और धूल कण, क्योंकि आधी से ज़्यादा ऊष्मा जो है वो ये लोग ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा जो वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया है वह संचालन द्वारा होती है। संचालन एक ऐसी भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ का एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है अथवा ग्रहण करता है। संचालन का मतलब एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का प्रवाह होना। जैसे यदि लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म किया जाए तो संचालन द्वारा छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। किंतु संचालन तभी संभव हो सकता है जबकि पदार्थों के तापमान में भिन्नता होती है, यानी एक बहुत गर्म हो और दूसरा ठंडा हो। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों पदार्थों का समान एक तापमान जो है वह एक समान ना हो जाए। इसी नियम के अनुसार जब दिन के समय पृथ्वी का धरातल सूर्य ताप द्वारा अधिक गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली वायुमंडल की जो शीतल हवा होती है, यानी वायुमंडल जो ठंडा होता है और धरातल जो गर्म होता है, वो उसमें ताप का संचार शुरू हो जाता है, जिससे वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म होने लग जाता है। जाड़े की ऋतु में रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है तो धरती से शीघ्र ही अधिक ताप शून्य में प्रसारित हो जाता है। इससे धरातल का तापमान जो है वह ऊपर की वायु के तापमान से भी बहुत अधिक गिर जाता है। अतः धरातल से लगी हुई वायु वायुमंडल के ऊपर की वायु से अधिक शीतल प्राप्त कर लेती है। वास्तव में वायु ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है, जिससे धरातल से कुछ फीट ऊपर तक का भाग ही संचालन द्वारा गर्म हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल में कई विक्षोभ होते हैं जिससे यह प्रभाव वायुमंडल में बहुत दूर तक पहुंच पाता है। संचालन द्वारा वायु का गर्म होना मुख्य रूप से गर्मियों के ऋतु में होता है। दिन की क्रिया में बहुत दूर तक पहुंच जाता है। संचालन द्वारा वायु का गर्म होना वास्तव में गर्मियों की ऋतु में होता है और यह दिन की क्रिया है। वायुमंडल में ताप स्थानांतरण की अन्य विधियों की तुलना में संचालन जो विधि जो है वह बहुत कम महत्वपूर्ण है, यानी संचालन द्वारा कम महत्वपूर्ण भाग जो है वह वायुमंडल का गर्म हो पाता है। तीसरी जो क्रिया है वह है संवहन।
जब किसी स्थान का धरातल सूर्य ताप द्वारा तपकर गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, और जब यह वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। किंतु ऊपर स्थित वायु अपेक्षाकृत ठंडी और भारी होती है। यानी नीचे की वायु जब ऊपर उठती है तो वह हल्की हो जाती है, और जो ऊपर की वायु है वह ठंडी और भारी होती है, जिससे वो क्या है, नीचे आने लगती है। नीचे उतरते समय मार्ग में वह घर्षण क्रिया से धरातल के निकट पहुंचने पर धरातलीय ताप के कारण वह भी गर्म हो जाती है, और गर्म होने से वह हल्की हो जाती है और पुनः ऊपर उठती है। इस प्रकार वायुमंडल में गर्म और ठंडी वायु के बार बार ऊपर नीचे चलने की क्रिया से जो तापमान का स्थानांतरण होता है, उसी क्रिया को ही हम संवहन कहते हैं। संवहन धाराएं न केवल निचले वायुमंडल में ही ताप को स्थानांतरित करती है, बल्कि वायुमंडल को काफ़ी ऊंचाई तक गर्म करने में भी सहायक होती है। तो इसको समझने के लिए मैं एक बार आपको वापस से बताती हूँ कि ऊपर की जो वायु होती है वह ठंडी होती है और भारी होती है, और नीचे जो धरातल के संपर्क में होती है वह अपेक्षाकृत गर्म होती है और हल्की होती है। हल्की होने की वजह से वह ऊपर उठती है, और ऊपर की हवा भारी होने की वजह से नीचे की ओर आती है। तो जब ये दोनों आपस में घर्षण करती है तो उसमें धरातल का जो तापमान है वह वायुमंडल का तापमान जो है वह दोनों में समान हो जाता है। वायु के इस ऊपर नीचे चलने की क्रिया से तापमान में स्थानांतरण होता है, और इसी को ही हम संवहन कहते हैं। वायु की इस साधारण संवहन विधि के अतिरिक्त कभी कभी वायुमंडल में अन्य ढंगों से भी भारी उथल पुथल हो जाता है, जिससे वायु बड़ी शीघ्रता से ऊपर नीचे चलने लगती है। संवहन से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया जो है वह वाष्पीकरण और संघनन की है। जब धरातल से पानी वाष्प के रूप में बदलता है तो इस क्रिया में खर्च होने वाली बहुत अधिक ऊष्मा धरातल से जल वाष्प में गुप्त ताप के रूप में ऊपर पहुंच जाती है। यानी जल जो है वह गर्म होकर गुप्त ऊष्मा के रूप में जो है वह ऊपर जल वाष्प के रूप में ऊपर पहुंच जाता है। जब जल वाष्प ऊपर जाकर संघनन होता है तो संघनन के कारण बादल में परिवर्तित हो जाता है, और यह गुप्त ताप जो है वह पुनः वायुमंडल छोड़ देती है, जिससे वायुमंडल जो है वह गर्म हो जाता है। चौथी जो वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया है वह है विकिरण। जिस क्रिया द्वारा ताप बिना किसी भौतिक माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाए, उस क्रिया को हम विकिरण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित तापमान पर अपनी ऊष्मा को विभिन्न प्रकार की तरंगों द्वारा छोड़ती, यानी कोई भी वस्तु है जिसमें एक निश्चित तापमान है तो वह तरंगों के रूप में उसकी ऊष्मा छोड़ेगा, और यही विकिरण है। यानी तरंग के रूप में जब कोई ऊष्मा निकलती है तो वह विकिरण होता है। इस विकिरण के कई रूप हैं। जब कोई वस्तु किसी तापमान पर हर प्रकार की तरंगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ताप छोड़ती है तो उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं, और उससे होने वाले विकिरण को ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से होने वाला विकिरण दूसरे प्रकार का होता है, किंतु उसी तापमान पर जब कोई वस्तु केवल कुछ विशिष्ट तरंगों के रूप में विकिरण करती है तो उसे वर्णनात्मक विकिरण कहा जाता है। वायुमंडल की कुछ गैसें वर्णनात्मक विकिरण करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी की सौरिक ऊर्जा जो है वह उसका 51% भाग पृथ्वी ग्रहण कर लेती है। सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जो है वह सूक्ष्म लहरों के रूप में आती है और धरातल उसे ग्रहण कर लेता है। धरातल इसे ग्रहण करने के बाद इसे ऊष्मा में बदलता है, और सौरिक ऊर्जा को इस प्रकार ग्रहण करने और उसे ऊष्मा में बदल देने से धरातल जो है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। फलस्वरूप तप्त धरातल पुनः ऊष्मा का विकिरण करने लगता है, यानी अब जो धरातल गर्म हुआ है उससे वापस ऊष्मा विकिरण होने लगती है। हालांकि वायुमंडल सूक्ष्म लहरों के रूप में आने वाली सौरिक ऊर्जा का बहुत ही कम प्रतिशत यानी 14% भाग ही सीधे तौर पर ग्रहण कर पाता है, लेकिन वास्तव में वह लंबी लहरों के रूप में धरातल से निकलने वाली जो पार्थिव ऊष्मा का 90% भाग ग्रहण कर लेता है। तो कहने का मतलब वायुमंडल जो है वह 90% जो उसकी ऊष्मा है वह पृथ्वी से प्राप्त करता है, जो कि पृथ्वी वापस अपनी जिस ऊष्मा को फेंकती है उसके द्वारा। तो जल वाष्प ऊष्मा को ग्रहण करने वाली एक प्रमुख गैस है। जल वाष्प द्वारा ऊष्मा को ग्रहण करने की इस शक्ति का धरातल से प्रसारित होने वाली ऊष्मा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि वायुमंडल में जहाँ वायु ज़्यादातर शुष्क और आकाश स्वच्छ रहता है, रात्रि में बहुत जल्दी ही वहाँ का तापमान गिर जाता है। वायुमंडल का प्रभाव खिड़की के कांच के समान होता है,
जो सौरिक विकिरण की लघु तरंगों को प्रविष्ट तो होने देता है, लेकिन पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को बाहर जाने से रोक देता है। इस तरह वायुमंडल धरातल के तापमानों को ऊंचा बनाए रखने में सहायक होता है और वायुमंडल के इस प्रभाव को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। अब जल वाष्प सौरिक तथा पार्थिव दोनों प्रकार के विकिरण का सर्वाधिक अवशोषण करती है। यानी जल वाष्प जो है वह सूर्य से आने वाली और पृथ्वी से आने वाली दोनों ही प्रकार की विकिरण का अवशोषण करती है, किंतु यह वायुमंडल के निचले भाग में ही सीमित होती है। इसलिए ऊंचाई के साथ साथ सौरिक और पार्थिव दोनों ही प्रकार का विकिरण जो है वह बढ़ता जाता है। इसलिए ऊंचे पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी भाग में कई प्रकार की गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। वे धूल कण और सूर्यताप को ग्रहण करती है और गर्म होकर स्वयं ऊर्जा का प्रसारण करती है, इसलिए इनको विकिरण खिड़की कहा जाता है। इनके द्वारा प्रसारित ताप धरातल को एक गर्म करने में महत्वपूर्ण भाग लेता है। इस प्रकार यह पृथ्वी से नष्ट होने वाली ऊष्मा को बनाए रखने में सहायक होता है। उष्ण कटिबंध के बाहर जाड़े के मौसम में भी यह गर्मी का सबसे बड़ा साधन होता है। ताप के स्थानांतरण में संचालन, संवाहन तथा वायु वहन कई विधियों का प्रयोग होता है। इन समस्त विधियों द्वारा ताप स्थानांतरण में किसी भौतिक साधन की आवश्यकता होती है, परंतु विकिरण ऐसा है जिसमें शून्य में ताप को स्थानांतरण बिना किसी भौतिक माध्यम से हो सकता है। इसलिए यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सौरिक ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पृथ्वी अपनी ऊष्मा को पूरी तरह से शून्य में विसर्जित कर सकती है, यानी विकिरण द्वारा पृथ्वी अपनी ऊष्मा को वापस वायुमंडल में भेज सकती है। पृथ्वी चूँकि सदा ही अपेक्षतया स्थिर तापमान बनाए रखना चाहती है, इसलिए यह आवश्यक है कि वह सूर्य से जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है वह धरातल से निकलकर शून्य में नष्ट होने वाली ऊष्मा के बराबर हो जाए। यानी कल जैसा मैंने समझा था, जितनी ऊष्मा पृथ्वी प्राप्त करती है उतनी ही उसे वापस शून्य में लौटा देनी चाहिए, तभी वह पृथ्वी का ऊष्मा बजट संतुलित रहता है। पाँचवा है वायु वहन। धरातल पर प्राय एक स्थान की वायु दूसरे स्थान की ओर जाती है। हवा के प्रवाह के साथ ही उसका तापमान भी रहता है, अतः जब कोई वायु राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो वह उस स्थान के तापमान को भी परिवर्तित कर देती है। जैसे गर्म स्थानों से आने वाली हवा का प्रभाव गर्म और ठंडे स्थानों से आने वाली हवा का प्रभाव ठंडा होता है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए ताप स्थानांतरण की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। यही नहीं, मध्य अक्षांशों में जहाँ दिन प्रतिदिन मौसम बदलता है और जाड़ों में बहुत से चक्रवात आते हैं, उन सब का एकमात्र कारण जो है वह धरातल पर चलने वाली ये हवा ही होती है। पवनों का यह वहन उन स्थानों पर विशेष महत्वपूर्ण होता है जहां उन्हें रोकने के लिए कोई पहाड़ आदि नहीं हो, यानी बीच में कोई बाधा न हो, तो ये जो पवनें हैं वह उस स्थान के तापमान को परिवर्तित कर देती हैं। फिर है दाब परिवर्तन। जब वायु ऊपर उठती है तो वह नीचे के अधिक दाब वाले भाग से ऊपर के कम दाब वाले भाग की ओर पहुंच जाती है, यानी वायु हमेशा अधिक दाब से निम्न दाब की ओर पहुंचती है। इसलिए ज्यों-ज्यों वायु ऊपर उठती है वह नीचे के वायु दाब से मुक्त हो जाती है और वायु दाब मुक्त होने पर वह फैल जाती है। वायु के इस प्रकार फैलने से उसको अपने आसपास की वायु को धकेलना पड़ता है, जिससे उसकी ऊष्मा जो है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए वायु जो है वह ऊपर उठकर फैलने पर ठंडी हो जाती है। इस क्रिया से प्रति 1000 फुट की ऊंचाई पर वायु की 5.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है, यानी उसकी ऊष्मा जो है वह चली जाती है, क्योंकि वह जिस स्थान पर जा रही है वहाँ वह फैलने की कोशिश करती है। इसलिए वहाँ पर जो भी उसके फैलाव में रुकावट है उसे धकेलती है वह, और इसमें उसकी ऊष्मा नष्ट होती है। तो जिस प्रकार ऊपर उठती हुई वायु ठंडी होती है, उसी प्रकार नीचे उतरती हुई वायु क्या होती है, गर्म होती है। वायु जब ऊपर से नीचे आती है तो वह कम वायुदाब के भाग से अधिक वायुदाब के भाग में स्थानांतरित हो जाती है और ऊपर से आने वाली हल्की वायु को नीचे आने वाली घनी और अधिक दाब वाली वायु तहों को पार करना पड़ता है, जिससे उसके ऊपर बराबर संपीड़न बढ़ जाता है। संपीड़न के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है।
वायु के संपीड़न द्वारा गर्म होने और फैलने से ठंडा होने में किसी न किसी प्रकार का ताप का स्थानांतरण नहीं होता है। इसलिए वायु के तापमान में यह परिवर्तन वायु के दाब के घटने बढ़ने से होता है। यानी कहने का मतलब अब जो मतलब वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया है दाब परिवर्तन द्वारा, तो वह वायु दाब के घटने बढ़ने से ही वायु का तापमान बढ़ेगा या घटेगा। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके वायुमंडल का तापमान। धन्यवाद विद्यार्थियों।